हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देख रहे हैं मेधा रीडिफाइंड की तरफ से जो हम लोग लगातार आपके लिए कंटेंट डाल रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो। लगातार वो कंटेंट्स पढ़ रहे हैं और आप लोग से अच्छे फीडबैक भी मिल रहे हैं। तो होपफुली आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे और आप लोग को यूजफुल भी लग रहा होगा, क्योंकि यूजफुल लगना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझसे आप परिचित हो गए होंगे अभी तक। मैं शिवार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th सॉल्यूशंस की एग्जाम्पलर वीडियो। जब मैंने सॉल्यूशंस की 3 वीडियोस डाली थी, पार्ट 1, 2, 3, तो मैंने कहा था बच्चों कि एग्जाम्पलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स की एग्जाम्पलर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर मस्ट है, जिसको 85 या 90 प्लस स्कोर करना है। और हमने कहा, मैंने वायदा भी किया था कि मैं एग्जाम्पलर का सॉल्यूशंस आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। तो आज हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं। आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। हम लोग इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अप्रोच कैसे करना है सवालों को, और जल्दी भी थोड़ा कैसे करना है। एक बात और, एग्जाम्पलर से उठाकर सीधे सवाल जेई मेंस में आते हैं, तो प्लीज डोंट निग्लेक्ट एग्जाम्पलर फॉर क्लास 12 एंड 11 केमिस्ट्री। आई एम टेलिंग यू। ठीक है, चले आगे। चलो शुरू करते हैं। पेन स्टार्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस, थोड़ा अलाइन कर लेते हैं अच्छे से। चलिए, पहले हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगर आपने इसको पहले ही लगाया है, इसको देखने का फायदा तब होगा एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन या एग्जाम्पलर जो वीडियो हम लोग आपके लिए डाल रहे हैं, जब आपने खुद पहले इसे सॉल्व करके रखा होगा। अगर सॉल्व नहीं किया है पहले, तो अभी डाउनलोड करो पीडीएफ, सॉल्व कर लो, फिर डिस्कशन देखो, तो तुमको समझ में आएगा कि अप्रोच तुमने कैसे किया और मैंने कैसे किया। इतना भी नहीं करना है तो कम से कम पॉज करके सवाल दिमाग में अपने मन से करते जाओ, उसके बाद में क्या डिस्कस कर रहा हूं वो देखना। ठीक है, चले, चलो, गुड टू गो। Which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? Okay, वेपर प्रेशर और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कौन सा लॉ हम लोग ने पढ़ा था? अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ, याद है? इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। इसमें हम लोग ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में याद है, वीपी जो पीए था इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखते थे? काई ए ना, काई क्या था यहां? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसमें का क्या आंसर होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन से हमेशा रिलेट किया था हमने, तो इसका आंसर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। काई राउल्ट्स लॉ में इस्तेमाल करते थे। वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए इज प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। वही वाली बात है, स्ट्रेट अवे सवाल है, इजी सवाल है। On dissolving sugar in water at room temperature, solution feels cool to touch. Under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? Solution feels cool to touch. इसका मतलब क्या हो गया? ये मैंने बताया भी था वहां पर। कैसा रिएक्शन हो गया? ठंडा हो जा रहा है ना, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, माने एंडोथर्मिक रिएक्शन है, माने डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वैसे ठंडा हो जा रहा है। तो एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो शुगर क्रिस्टल्स, तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस में ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर करोगे, तो क्या होगा? बैकवर्ड आएगा, डायरेक्शन इंक्रीज इन बैकवर्ड आएगा, रिएक्शन किधर आएगा? सॉरी, रिएक्शन किधर आएगा? बैकवर्ड आएगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम या रिएक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं, जब टेम्परेचर कम करोगे, जब टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो माने पानी मैंने उल्टा लिख दिया, देखिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ये एक्सो के लिए लिख दिया, और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसमें उल्टा, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, मैंने एक्सो वाला लिख दिया, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अगर मैं इसको यहां रिएक्शन भी करके दिखाऊं, मान लीजिए ये है दिखेगा ना, ठीक है, शुगर सॉलिड है, ये है डिसोल्यूशन, राइट हैंड साइड पे क्या है? डिसोल्यूशन है, इरेज नहीं होता क्या, ठीक है, और यहां क्या है? शुगर एक्वस, और इस रिएक्शन में डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब माइनस हीट, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन टेम्परेचर से, इंक्रीज इन टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। मतलब शुगर किस में ज्यादा सॉल्युबल होगा? गर्म पानी में, हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। हॉट वाटर में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी, हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इन दोनों से ये बात हम कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? Which of the following is dissolution of sugar will be most rapid? सबसे तेज किसमें होगा? शुगर क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। इसका आंसर होगा पाउडर्ड शुगर, क्योंकि सरफेस एरिया ही बढ़ जाएगा ना। इस पाउडर्ड का कंटेक्स्ट क्या है? देखिए दो चीजें हैं ना, पाउडर्ड और हॉट, हॉट कोल्ड, ये क्रिस्टल्स है। तो पाउडर्ड से क्या होगा? सरफेस एरिया ही बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अच्छा सवाल है ये, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, हॉट वाटर हमने ली-चाइटलेस प्रिंसिपल से कर लिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो इस कारण इसका आंसर होगा पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। बढ़िया सवाल है, दो कॉन्सेप्ट आ गए, सरफेस एरिया का भी कॉन्सेप्ट आ गया और टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट आ गया। चले, चलो इजी सवाल है, मतलब लॉजिक थोड़ा पता होना चाहिए, लॉजिक पता होगा तभी आप सवाल कर पाएंगे। इधर लगा देते हैं, ठीक। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, इन ए वोलेटाइल लिक्विड इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब सॉल्यूशन कैसा बन गया है? सैचुरेटेड बन गया है। कैसा बन गया है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? नो मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, नो मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, नो मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो डिसोल्यूशन के बराबर हो गया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो गया। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप लोग ने पढ़ा है 11th में कि क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड वाला रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड है, और ये क्या है? उल्टा बैकवर्ड, जो भी मैंने पीछे भी दिखाया आपको। तो जब इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगा। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है इक्विलिब्रियम पर, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। लॉजिक पकड़िए, लॉजिक, इक्विलिब्रियम यहां कीवर्ड है। देखो मैं जब सवाल करता हूं तो मैं कीवर्ड्स पकड़ता हूं, कीवर्ड्स पर क्वेश्चन और आंसर में ध्यान दीजिएगा, वो आपको सवाल आपके सामने खोल के रख देंगे। तो उन कीवर्ड्स को पकड़ना और उनसे क्या समझना है वो दिमाग लगाना है, वो सीखना है आपको, ठीक है। चले आगे, चलो सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? A beaker contains a solution of substance A, ठीक है। Precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to the solution, ठीक है। मतलब डिसॉल्व था, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, the solution is, अच्छा, A beaker contains solution of substance A, precipitate, ये सब देखिए, ये सब 11th के इक्विलिब्रियम वाले सवाल हो गए।
प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन मतलब वो निकल जा रहा है, प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या, सॉल्यूशन से, सॉरी, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, जो सॉलिड डिसॉल्व्ड है, एक्वस है, डिसॉल्व्ड, वो क्या हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या, सॉलिड अनडिसॉल्व्ड हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, एक्वस से सॉलिड स्टेट में चला जा रहा है, अनडिसॉल्व्ड हो जा रहा है। अच्छा अब ठीक है, ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं, यह आपका सोल्यूट था, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड में क्या है, डिसोल्यूशन हो रहा है, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, यहां सोल्यूट एक्वस हो गया। भाई लॉजिक समझिए, इक्विलिब्रियम पर दोनों का रेट बराबर है, इक्विलिब्रियम पर दोनों का रेट बराबर है। अब क्या है, इसमें हमने क्या डाल दिया, ए है, मान लो ये हमारा ए है, ये ए सॉलिड है, ये ए एक्वस है। अब मैंने क्या किया, अब जब मैंने इसमें ए ऐड कर दिया तो रिएक्शन पीछे आ रहा है, जब मैंने ए ऐड कर दिया तो रिएक्शन पीछे आ रहा है, प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है। जब मैंने इसमें ए ऐड कर दिया, ए इसमें डाल दिया, तो रिएक्शन किधर जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, किधर जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। इसका मतलब ठीक है, ठीक है, इसका मतलब द सॉल्यूशन इज, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, एक मिनट, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड। चार ऑप्शन है यहां पर है, पहला वाला सैचुरेटेड, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सैचुरेटेड। थोड़ा ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए क्या होगा इसका आंसर, सैचुरेटेड। बढ़िया सवाल है, क्या बोल रहा है, ए सॉलिड है, ये इधर है डिसोल्यूशन हो रहा है, मैंने पहले बताया इधर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और ए एक्वस है। अब जब मैंने इसमें ए ऐड कर दिया, जब मैंने इसमें ए ऐड कर दिया, इस सॉल्यूशन में मैंने ए सॉलिड ऐड कर दिया, तो रिएक्शन किधर जा रहा है, बैकवर्ड चला जा रहा है, रिएक्शन किधर जा रहा है, बैकवर्ड चला जा रहा है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता तो रिएक्शन किधर जाता, रिएक्शन किधर जाता, अगर सैचुरेटेड होता तो आप इसमें और मिलाते, अगर ए और ऐड करते तो कंपेंसेट करने के लिए क्या क्या हो जाता, वो फॉरवर्ड चला जाता, उसको खत्म करना चाहता, तो फॉरवर्ड जाने, अगर रिएक्टेंट ऐड करोगे तो रिएक्शन किधर जाता, उसको कंपेंसेट करने के लिए और प्रोडक्ट बनाता, फॉरवर्ड जाता। तो ये तो नहीं होगा, सैचुरेटेड तो नहीं है, ये तो आंसर नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन टेम्परेचर के साथ होता है, तो वो भी आंसर नहीं है इसमें, सुपर सैचुरेटेड भी नहीं है। मतलब गर्म कर देते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, गर्म कर देते हो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसका रिलेशन टेम्परेचर से है, ठंडा करोगे तो डिसॉल्व सॉल्यूट निकल आएगा, तो ये भी नहीं है। अब क्या है, अनसैचुरेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सैचुरेटेड में आपने ए ऐड किया तो प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है, इसका आंसर यही हो सकता है, इसका आंसर यही होगा सैचुरेटेड, इसका आंसर यही होगा सैचुरेटेड। ठीक है, इसका आंसर सैचुरेटेड होगा। ठीक है, जितना आप ए डालोगे, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड तो नहीं हो सकता। अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ए डालोगे तो और ए डिसॉल्व हो जाएगा और एक्वस स्टेट में पहुंच जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड का रिलेशन इक्विलिब्रियम से नहीं है तो उसमें कोई बात नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड का रिलेशन टेम्परेचर से है, ये एलिमिनेशन से आप सवाल कर सकते हो, इसका आंसर होगा सैचुरेटेड। इसका आंसर क्या होगा, सैचुरेटेड। एलिमिनेशन से आप कर सकते हो, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते इसमें, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इसमें एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, सैचुरेटेड। तो इसका आंसर होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि इसमें अगर आपने ए को डिसॉल्व किया तो ए फॉरवर्ड तो जाएगा, फॉरवर्ड जाकर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, फॉरवर्ड आएगा और यहां से फिर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फॉरवर्ड तो जाएगा लेकिन जितना डिसॉल्व हो सकता फॉरवर्ड जाएगा, फिर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब उल्टा नहीं आना, शुरू में गलती करता, फॉरवर्ड जाएगा और फिर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इसका आंसर होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बढ़िया सवाल है,
ये इक्विलिब्रियम वाला सवाल है, क्लास 11th। चले चलो, थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ता है बीच बीच में, तो परेशान नहीं होइएगा। अरे कि सर को भी, मैं भी सोच सोच के ही करते हैं हम लोग। अप्रोच पर ध्यान दीजिए, मेथड और अप्रोच। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो बहुत आसान है, आपको पता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, किस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस में डिसॉल्व कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगी। तो किस पे नहीं डिपेंड करेगी? प्रेशर, क्योंकि यहां पर सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट की बात हो रही है। अगर ये गैसेस होते, नो गैस है, यहां पर कोई गैस इन्वॉल्व नहीं है, नो गैस, सो नो रिलेशन विद, देयरफॉर नो रिलेशन विद प्रेशर। कोई गैस नहीं है, इसलिए प्रेशर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। गैस नहीं से प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तीनों होंगे तो डज नॉट डिपेंड, मतलब इसका मतलब इस तीनों पे डिपेंड करेगा, मतलब आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका इस क्वेश्चन का ये होगा, आंसर प्रेशर थर्ड होगा। डज नॉट डिपेंड, डज नॉट, नॉट पे देखो इन्होंने एम्फसाइज किया है, नॉट ध्यान से देखना कि इन सब पे डिपेंड, किस पे नहीं करेगा? प्रेशर पे नहीं डिपेंड करेगा, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां कोई गैसियस कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स इज ड्यू टू, इसे बोलते थे एनॉक्सिया। पढ़ा था हमने किसमें? हेनरीज लॉ में। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में क्या कंडीशन थी? एनॉक्सिया। और हेनरीज लॉ क्या कहता था? पी गैस इज प्रोपोर्शनल टू काई गैस इन सॉल्यूशन। जितना अधिक प्रेशर होगा उतना अधिक गैस डिसॉल्व होगी। तो हाई एल्टीट्यूड्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूंकि पी कम होता है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन भी कम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोल रहा है ये कम है तो मतलब ये भी कम है, हेनरीज लॉ मतलब प्रेशर कम। चले चले चलो, ठीक है, इजी सवाल है ये सब तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Considering the formation, breaking and strength of hydrogen bond, predict which of the following mixture will show a positive deviation from Raoult's law. Very good. Considering the formation, breaking and strength of hydrogen bond, positive deviation. Positive deviation का माने क्या है? मतलब जो नए बॉन्ड है, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब जो नए इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन है, वो वीकर है। मतलब क्या है? वीकर है ए और बी। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो वीकर है। जो नए इंटरेक्शन है, नए वाले वीकर है, नए वाले जो इंटरेक्शन है वो वीक है ओल्ड वालों से। ठीक, पॉजिटिव डिविएशन कौन सा लोग दिखाएंगे? ठीक है, थोड़ा देखिए इसमें याद भी होना चाहिए, थोड़ा इसमें याद भी होना चाहिए। इसका आंसर है पहला वाला, क्योंकि ये तीनों आपको अगर याद हो, ये तीनों नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल है। ये तीनों जो है नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल है, ये तीनों जो है नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल है। ये मैंने डिस्कस किया बहुत डिटेल में सॉल्यूशन पार्ट 2 में, राउल्ट्स लॉ में, तो मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तीनों नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल हैं, क्योंकि यहां पर जो नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वो तगड़े बन जाते हैं। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और तगड़े हो जाएंगे, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और तगड़े हो जाएंगे, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, एच बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे। इस नाते पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। डिटेल में मैंने डिस्कस किया है सॉल्यूशंस पार्ट 2 में, राउल्ट्स लॉ वाले पार्ट में। तो मैं कहूंगा जिसे समझ नहीं है तो वो एक बार जाके देख ले। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नहीं, गलत है। द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यस, सही है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट रियली, ये भी नहीं है। इस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर। इसके दो आंसर हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा भाई। इसके दो आंसर होने चाहिए, दो आंसर होने चाहिए, सेकंड और फोर्थ। चूंकि वन, इसमें वन ही ऑप्शन करेक्ट है तो आप कोई भी लिख दीजिए। आइडियली आप एग्जाम में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, अगर ऐसा हो तो आप नंबर लिख के आना, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सोल्यूट पर नहीं डिपेंड करेगा।
नेचर ऑफ सोल्यूट पर नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ये हमने डिस्कस भी किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में। चलें, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से किस एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? मतलब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और यहां पर हमें बात करनी पड़ेगी वेंट हॉफ फैक्टर आई की। किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और वो प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब देखो, मैंने बताया था सब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट है सोल्यूट से। NaOH, NaOH कैसे टूटेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस, तो इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये कैसे टूटेगा? 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। देख पा रहे हैं कि नहीं? ये कैसे टूटेगा? NH4 प्लस NO3 माइनस, या कॉमा लगा लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और लास्ट क्या है? K प्लस और NO3 माइनस, इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बात समझे? नहीं समझे? पक्का? चलो, द यूनिट ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, केल्विन किलोग्राम पर मोल, क्योंकि देखो याद करो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी था, तो यहां से केबी क्या हो जाएगा? ये तो केल्विन हो गया, केल्विन अपॉन मोलैलिटी मतलब केल्विन मोलैलिटी इनवर्स। और एक चीज और, मोलैलिटी क्या होता था? मोलैलिटी था WNB बाय WA, मतलब मोल पर केजी। इसका उल्टा करोगे तो केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगा ये। तो आंसर क्या है इसमें? सोचना ही नहीं ज्यादा, बाकी और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका आंसर होगा पहला वाला। ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है वीडियोस में, तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। चलें आगे, चले, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक, in comparison to 0.01 molar solution of glucose, the depression freezing point of 0.01, बहुत इंपॉर्टेंट है, MgCl2 और ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, और ये क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टूटता नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। और ये कैसे टूटेगा? ये कैसे टूटेगा? क्या दे देगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर कितने हो जाएंगे? 3। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे? 1। दोनों का मोलैरिटी भी सेम है, ये भी 0.01 है, ये भी 0.01 है। तो इसमें मतलब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.01 मोल, जितने भी लीटर में है, 1 लीटर में मान लेते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? NB, इसमें क्या हो जाएगा? NB 3 इंटू 0.01, ऑलमोस्ट 0.03 हो जाएगा। तो किसमें ज्यादा होगा वैल्यू? किसमें ज्यादा होगा वैल्यू? देखिए, या मतलब देखिए इसमें 0.3 टाइम्स ज्यादा हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना, 3 टाइम्स ज्यादा हो गए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इज अबाउट 3 टाइम्स। मोलैरिटी सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलमोस्ट 3 गुने हो जाएंगे इसमें। इस नाते इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबाउट 3 टाइम्स, क्योंकि हम यहां डेल्टा TF की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डेल्टा TF, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? CP है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जो भी हमने पिछला सवाल डेल्टा TB वाला किया था, वही लॉजिक यहां पर भी लग रहा है। तो अप्रोच ऐसे करना है। चले
नेक्स्ट स्टेप क्या है? एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, टू प्रिपेयर पिकल। श्रिवेल्स, श्रिवेल्स का मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाने का मतलब क्या? वाटर इज लॉस्ट, वाटर इज लॉस्ट का मतलब क्या? एक्सऑस्मोसिस हो रहा है, बाहर निकल रहा है पानी, ठीक। इट गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट लूजेस, रिवर्स ऑस्मोसिस की तो कोई बात ही नहीं है, गेन्स तो है ही नहीं, ये गलत है। रिवर्स ऑस्मोसिस तो है ही नहीं कुछ यहां पर, ये गलत है। इट गेन्स वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ भी नहीं है ये। आखिरी इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, आंसर ये होगा। और याद करिए हमने बात की थी क्या, क्या बात की थी? हाइपर, हाइपो। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? किसमें रखा है, किस तरह के सॉल्यूशन में रखा गया है? किस तरह के सॉल्यूशन में रखा गया है? बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहां से निकल जा रहा है पूरा, तो क्या है ये? हाइपो, हाइपोटोनिक। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक। नहीं, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, इसीलिए बाहर निकल जा रहा है। और अगर हाइपो होता तो सेल स्वेल कर जाता, ठीक है। चलिए आगे, क्या सॉल्यूशन हो गया? हाइपरटोनिक, याद रखना, हाइपर ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन बाहर, तभी एक्सऑस्मोसिस हो रहा है, हाइपरटोनिक। चले, चलो सर, ठीक। At a given temperature, osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is higher than that at a dilute solution, is lower than that at a dilute solution, ठीक है। Of a concentrated solution, osmotic pressure of a concentrated solution, concentrated का मतलब इसकी मोलैरिटी ज्यादा है, मोलैरिटी इज ग्रेटर। अब याद करो बेटा, इक्वेशन क्या थी? पाई इज इक्वल टू सीआरटी था कि नहीं? मतलब पाई जो है प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन था कि नहीं? जो पाई है वो प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी था कि नहीं? तो कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना पाई की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो क्या होगा इसके? ज्यादा होगा, कम होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इज हायर देन दैट ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। इसका आंसर क्या होगा? पाई प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, टेम्परेचर अगर सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। चलो चलो, पक्का, चलो। ठीक, बड़ा सवाल है, देख लेते हैं। Which of the following statements is false? पहली बात तो इसमें ध्यान देना, false, लोग इसमें ध्यान गड़बड़ी करते हैं, गलत, wrong. Two different solutions of sucrose of the same molality prepared in different solvents will have the same depression freezing point. Different solvents. देखो डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है केएफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी तो सेम कर दिया, इसमें मोलैलिटी तो सेम कर, लेकिन डिफरेंट सॉल्वेंट से केएफ बदल दिया। क्या बदल दिया? केएफ बदल दिया, तो डेल्टा टीएफ भी बदल जाएगा। तो ये विल हैव द सेम सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग है। ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स है। सेम कैसे हो सकता है? बाकी भी चेक कर लेते हैं पहले, बाकी सब ट्रू है क्या? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन पाई इज इक्वल टू सीआरटी, तो सही है, भी हमने बात की, ये करेक्ट है, ट्रू है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोस, ठीक है, क्योंकि ये सब टूटने वाले हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 3। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 2। इसमें भी 2 होंगे, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम टूटेगा थोड़ा, ये इससे कम टूटेगा, इससे थोड़ा कम टूटेगा। और ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा? 1। तो 3 2 1 3 2, इसका 2 से कम ही होगा, 1.5, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये 1 है, तो ये भी सही है।
डिक्रीजिंग, मतलब सबसे अधिक किसमें होगा, ठीक है, ये भी सही है, ये भी क्या है, ट्रू। फोर्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू PA इज प्रोपोर्शनल टू काई ए सॉल्यूशन, वही वाली बात लिखी हुई है राउल्ट्स लॉ, ये भी ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो कौन सा आंसर गलत है, मतलब फॉल्स एक ही है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। वही बात जो मैंने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट सॉल्वेंट्स कर दिया ना, डिफरेंट सॉल्वेंट्स कर दिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है, ध्यान देना है। चले, चलो, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, द वैल्यूज ऑफ वैन हॉफ फैक्टर फॉर NaCl, KCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद ही आना चाहिए। KCl कैसे टूटेगा, K प्लस Cl माइनस N कितना हो गया 2, NaCl भी ऐसे ही टूटेगा, इसके लिए भी N कितना हो जाएगा 2, लेकिन K2SO4 कैसे टूटेगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस, तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, और I नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर मान सकते हैं मोटा मोटी, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, KCl NaCl के लिए 2 2 हो जाएगी और K2SO4 के लिए 3 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 2 2 एंड 3। हम मान के चल रहे हैं अल्फा डिसोसिएशन, जो अल्फा है हम मान के चल रहे हैं 100% या 1, अल्फा को 1 मान के चल रहे हैं, तो जो वैन हॉफ फैक्टर I है वो N के बराबर हो जाता है। हम अल्फा को 1 या 100% मान के चल रहे हैं तो I N के बराबर हो जाता है। यहां पर ऐसे अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि अल्फा के बारे में कुछ मेंशन नहीं है और सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो अल्फा 1 सही अप्रोक्सीमेशन है। चलो चलो चलो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है 3 सवाल तो कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, फॉल्स, फिर से ध्यान देना, यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, ठीक है, प्रेशर है दोनों, सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों की यूनिट क्या हो सकती है, ATM, बार, मिलीमीटर ऑफ Hg, टॉर, कुछ भी हो सकता है जैसे प्रेशर मेजर करते हैं, तो ये तो सही है, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। पहला स्टेटमेंट कैसा है, टी, ट्रू। इन रिवर्स ऑस्मोसिस RO, solvent molecules move through a semi-permeable membrane from a region of lower concentration of solute to region of higher, इस पे आते हैं सेकंड पे, पहले और बाकी देख लेते हैं, कई बार एलिमिनेशन से कर देंगे फिर उसको समझाऊंगा भी। द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यस KF डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट पर, इन सब पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, बेंजीन और पानी का अलग अलग होता है ना, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ये भी ट्रू है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या आता है, P0 A माइनस PA, ऊपर भी प्रेशर की यूनिट है, अपॉन P0 A, और राइट हैंड साइड पे काई बी के बराबर होता है जो कि एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो ये एक्सप्रेशन भी कैसा है, ट्रू है। तो इसका आंसर फॉल्स सिर्फ कौन सा है, फॉल्स बस ये वाला है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, इन RO solvent molecules move through a semi-permeable membrane from a region of lower concentration of solute to a region of higher concentration। ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में जाता है, ये क्या सोल्यूशन हो गया, डाइल्यूट, ये क्या सोल्यूशन हो गया, डाइल्यूट, ये कैसा हो गया, डाइल्यूट, और ये क्या सोल्यूशन हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट कहां से कहां जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से कहां जाते हैं, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, और आरओ में इसका उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट ही जाते हैं लेकिन कहां से कहां, कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट जाते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट जा रहा है, और लिख रखा है रिवर्स, अगर ऑस्मोसिस होता तो सही होता है, क्या लिख रखा है, आरओ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, और हमारा ऑप्शन फॉल्स बताना है हमें, तो यही है
एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कई बार, कि जब बहुत लंबा स्टेटमेंट आता है कि बाकी तीनों तो ट्रू हैं, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो पक्का, बढ़िया सवाल था। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, remains constant, first increases then decreases। ये मैंने आपको बताया था, KH is inversely proportional to solubility, ये मैंने हेनरीज लॉ बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। and temperature is also inversely proportional to solubility। इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो, KH is proportional to temperature, higher the KH higher is the temperature। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। चले चले, इसी का रिलेशन अगले से है, KH का रिलेशन सॉल्युबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मुझे जैसा दिख पा रहा हूं मैं, अगले सवाल में भी मेरे ख्याल से यही लॉजिक है, इसी के बारे में कुछ है। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, नहीं, सॉल्युबिलिटी से इनवर्सली है। ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गलत बात है, नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, ये बात तो ठीक है, क्लियर है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, अभी हमने पिछले वाले में भी डिस्कस किया। ठीक, चलो चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 19 सवाल पे आते हैं, बढ़िया सवाल लग रहा है। कंसिडर द फिगर 2.1 एंड मार्क द करंट ऑप्शन, पिस्टन ए पिस्टन बी, ठीक है, सेमी 8 pm नहीं, सेमी परमिएबल, ये SPM होना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रेश वाटर है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर विल मूव फ्रॉम, ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। इधर सोचना पड़ेगा, आराम से सोचे करना पड़ेगा, ठीक है। इस समय प्रेशर किधर है, इधर जो प्रेशर है, इधर का प्रेशर ऑस्मोटिक, मतलब इधर से जाना चाहता है पानी, इधर से इधर आना चाहता है पानी, यहां से यहां फ्लो करना चाहता है, इस तरफ का प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पर जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है वो पाई के बराबर लगा रखा है। कितना लगा रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर पाई के बराबर लगा रखा है। एक्सटर्नल प्रेशर हमने क्या लगा रखा है, पाई के बराबर लगा रखा है, ताकि इधर से इधर मूवमेंट ना हो पाए, हम इसको रोक पाए। ठीक, ठीक है, ठीक, चलिए आगे। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, ठीक है, प्रेशर लोअर देन, इसमें हमने लो प्रेशर लगाया, प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, इसमें हमने लो प्रेशर लगाया इससे, तो कहां से कहा जा रहा है, ए टू बी, ठीक है, ये तो सही है। अगर हम इससे कम प्रेशर है, अगर हमने प्रेशर जो है हमारा पाई से कम है, तो पानी क्या हो जाएगा, इधर से इधर मूव कर जाएगा, और तब तक मूव करता रहेगा जब तक पी पाई के बराबर ना हो जाए, मतलब पाई की वैल्यू बदल जाएगी, जब नया वाला पाई पी के बराबर हो जाएगा तो सॉल्यूशन रुक जाएगा, कौन सा मूवमेंट रुक जाएगा। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। दूसरा, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए if a pressure greater than osmotic pressure is applied on piston B, ये भी सही है, ये भी सही, इसमें आरओ हो रहा है। अगर यहां मैंने पाई ग्रेटर देन पी लगा दिया, P ग्रेटर देन पाई लगा दिया, तो आरओ हो जाएगा, और पानी यहां से यहां आने लग जाएगा, पानी इधर से इधर आने लग जाएगा, पानी क्या होगा, इधर से इधर आने लग जाएगा, तो ये भी ठीक है। सी क्या है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, जब इक्वल लगा दिया तो कुछ मूवमेंट नहीं होगा, जब इक्वल है तो कुछ मूवमेंट नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर इक्वल टू, नहीं, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस होता है ना, ठीक है, ठीक है। तो पहले दोनों ही सही है इसमें, इनमें से मेरे हिसाब से पहले ही दोनों आंसर भी सही है। कुछ कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आंसर्स थोड़ा एग्जाम्पलर में थोड़ा सा मतलब
सही तरीके से फ्रेम नहीं किया हुआ है, तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ए भी सही है, अगर इधर लोअर प्रेशर लगाओगे, दोनों एक ही बात है ना, पानी यहां से यहां चला जाएगा, अगर इधर प्रेशर कम होगा तो पानी यहां ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा तो पानी यहां से यहां आ जाएगा, नॉर्मल ऑस्मोसिस हो जाएगा। और अगर यहां ज्यादा लगा दिया, पी ग्रेटर देन पाई लगा दिया, तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, 1 और 2। इसका आंसर 1 या 2 दोनों में से कुछ हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर 1 या 2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चले चले चलो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सोचना पड़ता है, देखिए मैं आंसर देख के बता सकता था, लेकिन सोचना पड़ता है इन सवालों में, तो थोड़ा सोचना चाहिए, आप भी सोचिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव 3, ठीक है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया देखिए सवाल है। 3 वो है जिसमें एक में 0.1 है ए में, दूसरे में 0.01 है बी में, और सी में है 0.001 NaCl. The value of Van 't Hoff factor for these solutions will be in the order. The value of Van 't Hoff factor, ठीक है, एक मिनट। आई इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। आइडियली जितना कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, उतना लोअर द कॉन्सेंट्रेशन। देखो चूंकि इससे देखो 2 आंसर सकते, बता दे रहा हूं। लोअर द कॉन्सेंट्रेशन, हाइयर इज डिसोसिएशन, हाइयर इज डिसोसिएशन, मतलब अल्फा बढ़ जाएगा। जब अल्फा बढ़ जाएगा तो आई भी बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा तो आई भी बढ़ जाएगा। तो इस लिहाज से आईसी सबसे अधिक होगा, फिर आई भी होगा, इस लिहाज से आंसर होना चाहिए 1। एक पॉसिबिलिटी और है इसमें, वैसे आंसर इसका चूंकि दिया हुआ है, चूंकि तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो 100 पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसका आंसर होगा वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना NaCl, तो अल्फा इसका ऑलमोस्ट 100% रहता है एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। उस लिहाज से देखा जाए तो आई ग्रेटर इक्वल टू आई बी इक्वल टू IC हो जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर है, जो चूंकि कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो आंसर हो जाएगा IA लेस देन IB लेस देन IC। IC के लिए वैल्यू सबसे अधिक होगी। चलें, ठीक सवाल है, ठीक सवाल है, सब इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से रिलेटेड सवाल हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलो फोकस, ठीक है, चल रहे हैं आगे। ठीक 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 है, इसमें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इन ब्रोमो ए क्या है, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन मिक्सचर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ऑफ AA एंड BB टाइप आर नियरली सेम एज AB टाइप। AA इसमें क्या है, तीनों बराबर है, AA इक्वल टू BB इक्वल टू AB, मतलब कौन सोल्यूशन बनाएगा, आइडियल बनाएगा, तो बहुत क्लियर है, आइडियल बनाएगा। इन इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AA और BB टाइप इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AB। इस बार जो AA है या BB है वो ग्रेटर देन AB है, मतलब कौन सा डिविएशन, इसमें कौन सा डिविएशन होगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा, कम ज्यादा वेपर्स बनेंगे, इसमें पॉजिटिव डिविएशन होगा। इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर AA एंड BB टाइप इंटरेक्शन, AA या BB लेस देन, कम वेपर्स बनेंगे, इसमें कम वेपर्स बनेंगे, नए इंटरेक्शन ज्यादा तगड़े हैं तो वेपर्स कम बनेंगे, तो इसमें कौन सा डिविएशन होगा, नेगेटिव डिविएशन होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन B एंड C विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, नहीं ये तो नॉन आइडियल है, ये तो नॉन आइडियल है तो नहीं फॉलो करेंगे। इसे मार्क क्या करना है, मार्क द करेक्ट आंसर ना, तो ये तो नहीं है, नॉन आइडियल है। सॉल्यूशन A विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है। सॉल्यूशन B विल शो नेगेटिव डिविएशन, सॉल्यूशन B पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है, ये भी गलत है। सॉल्यूशन C विल शो पॉजिटिव डिविएशन, सॉल्यूशन C नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या है, सेकंड वाला। बढ़िया सवाल है, सिंपल और सीधा सवाल है। चले चलो सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है,
2 beakers of capacity 500 ml were taken. One of these beakers labeled as A was filled with 400 ml water, while the beaker B labeled with 400 ml of 2 molar solution of NaCl. अच्छा ठीक है, ठीक है. At the same temperature, both the beakers were placed in closed containers of same material and same capacity as shown. ठीक है. At given temperature, तो ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है. ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है. मैं समझ गया सवाल किसका है. ये सॉल्यूशन है, लिखा ही हुआ है. वेपर प्रेशर, तो ये वेपर्स बनाएगा. क्या बनाएगा? वेपर्स बनाएगा ऐसे ऐसे, जिसे हम बोलेंगे P नॉट ए. और ये भी वेपर्स बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे PA. देख के पता लग रहा है किसके वेपर ज्यादा होंगे. वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए इज मोर देन दैट इन कंटेनर बी. P नॉट ए की वैल्यू PA से ज्यादा होगी ना. नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस. तो इसका आंसर फॉलोइंग इज करेक्ट ना. करेक्ट ऑप्शन ना. पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है. वेपर प्रेशर इन कंटेनर बी इज ट्वाइस, ये भी गलत है. इसका आंसर क्या है? पहला वाला है. सीधा सवाल है कि एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जब ऐड करोगे, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. नॉन सॉलिड सोल्यूट डालोगे तो कम वेपर्स बन पाएंगे. सरफेस एरिया पहले कम वेपर्स बन पाएंगे. तो ये आंसर तो ठीक है, इजी था सवाल ये. चलें, अगला सवाल क्या है? ठीक. नेक्स्ट स्टेप इज इफ 2 लिक्विड्स A and B from minimum boiling azeotrope. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. मिनिमम बॉइलिंग मतलब ये कौन वाले हैं? इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, मतलब ये पॉजिटिव डिविएशन वाले हैं. कौन वाले हैं? पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले हैं. ध्यान देना है, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब इसमें जो नए इंटरेक्शंस हैं इसमें जो नए इंटरेक्शंस हैं वो वीकर हैं. नए इंटरेक्शंस का मतलब ए बी जो है वो वीकर है देन ओल्ड का माने ए और बी बी. नए इंटरेक्शंस जो है वीकर है. ठीक है. ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर ना. पॉजिटिव डिविएशन, वेपर ज्यादा बन रहे हैं, जल्दी बॉयल हो रहा है, तो नए इंटरेक्शंस वीकर हैं. ये गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता. नए इंटरेक्शंस वीकर हैं. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी कैन. यस यस यस, पॉजिटिव डिविएशन का यही मतलब हुआ. सी, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डिक्रीजेस बिकॉज लेस नंबर ऑफ, नहीं, पॉजिटिव डिविएशन ज्यादा. ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर. ये भी सही है. इसमें भी दो ऑप्शन सही हैं. वेपर प्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन. ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन दोस ऑफ ए और बी बी. दोनों ही आंसर सही हैं. दोनों ही आंसर सही है. सेकंड और फोर्थ दोनों ही आंसर सही है. सेकंड, मैंने कहा ना एक दो सवालों में ऐसे हैं कि दो आंसर सही हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा. दोनों ही आंसर सही है जो मैंने बात की. चले, चलो. है क्या? 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of the resultant solution. अच्छा, molality of the resultant solution. अच्छा, मतलब मोलैलिटी पूछ रहे हैं ना. द मोलैलिटी, वॉल्यूम कितना था पहले? 4 लीटर था, और नंबर ऑफ मोल्स हम कितने मान सकते हैं? मोलैरिटी थी, सॉरी, मोलैरिटी थी 0.02 m. तो हमको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला है NB/V. NB को हम क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. तो कितना हो जाएगा ये? 0.02 इंटू 4 विच इज 0.08. 0.08 मोल्स थे NB की वैल्यू जो थी. ठीक, 0.08 NB की वैल्यू थी.
अब देखो यहां से क्या है, एनबी हमको पता है 0.08 है। अच्छा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर मान सकते हैं, कि इसमें हम और कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले तो 4 लीटर और अब +1 हो जाएगा, 1 लीटर और डाल दिया गया ना, तो कितना हो जाएगा ये 5 लीटर। और हमको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ पानी कितना होता है 1 किलोग्राम पर लीटर। तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट WA, मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज WA, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1 5 kg। कितनी हो जाएगी वैल्यू 5 kg, 5 kg हो जाएगी। तो नया वाला मोलैरिटी कितना हो जाएगा, मोलैरिटी कैसे निकलेगा, मोलैरिटी कैसे निकलता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी पे ध्यान देना, NB/WA इन kg। NB कितना है, NB कितना है 0.08 अपॉन ये कितना है 5, तो ये हो जाएगा 10/2 ना, या काट लेते 0. एक सेकेंड, 0.8 ना, तो 5 कितना जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी 1.6 और अपॉन 100 करेंगे तो हो जाएगा ये 0.016। कितना हो जाएगा ये 0.016, 0.016। मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 0.016। चेक कर लेते हैं ये आंसर है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 0.016, आंसर कितना हो जाना चाहिए 0.016 मोल पर केजी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस अप्रोक्सीमेशन के बिना होना मुश्किल है। हाँ 0.016 ये आंसर होगा, इसमें 0.016। आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, चले आगे, चले चलो। ठीक है, अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल। ये याद आपको रखना है, एसीटोन टू मिथेनॉल में क्या होगा, जो नए इंटरेक्शन से न्यू हैं, जो कि डाइपोल डाइपोल होते हैं, वो वीकर होते हैं, आर वीकर द H bonds between मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स। तो मतलब नए इंटरेक्शंस जो है AB जो है वो लेस देन है AA और BB के। माने कौन सा डिविएशन है, ये कौन सा डिविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डिविएशन। कौन सा डिविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डिविएशन। ठीक, पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएगा। ये ऑप्शन तो सही है, पक्का है, ये तो सही है, पहला तो सही है। दूसरा क्या है, एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम नहीं होता। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब मिनिमम होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है। एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल एसीटोन विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम पॉजिटिव के साथ मिनिमम जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर पहला वाला सही है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एज दे शो पॉजिटिव डिविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एज दे शो पॉजिटिव डिविएशन। इस पे देखिए खूब सवाल आते हैं, अगर ढंग से आप करके ये रखेंगे तो एग्जाम में आप नहीं कर पाएंगे। चलें चलें, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हेनरीज लॉ पे लग रहा है सवाल। KH वैल्यू फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCHO, ठीक है, इतना इतना इतना। अरेंज दीज गैसेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। मैंने आपसे क्या कहा, KH का रिश्ता सॉल्युबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक, तो सबसे अधिक केएच किसका है? आर्गन का है। सबसे अधिक केएच किसका है? हम क्या लिखते हैं? केएच आर्गन ग्रेटर देन फिर 40.30 1.67 है, फिर केएच CO2 हो जाएगा। CO2 की सॉल्युबिलिटी भी कम है। अच्छा, फिर हो जाएगा तीसरा वाला, आखिरी हो जाएगा, आखिरी वाला हो जाएगा CH4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा KH HCHO, क्योंकि पानी के साथ H बॉन्ड बना लेता है, फॉर्मल्डिहाइड पानी में ठीक ठाक सॉल्युबल होता है। सबसे छोटा है KH इसका। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? HCHO की होगी, फिर CH4 की होगी, फिर आर्गन है, फिर CO2 है। ऑप्शन 3 सही है। मुझे बस एक चीज ये लग रही है कि इन्होंने, ठीक है, वैल्यूज के हिसाब से तो यही होगा, वैल्यूज के हिसाब से यही होगा। देख पा रहे हैं? ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। HCHO सबसे आखिरी में, फिर CH4, फिर CO2, फिर आर्गन। चले चले, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या? ये वाले सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनमें मोर देन वन ऑप्शन सही होते हैं। कुछ कुछ सवाल तो इनमें से हम आराम से कर सकते हैं, तो थोड़ा तेज रफ्तार से लेकिन करेंगे, थोड़ा तेज रफ्तार से करेंगे। ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसियस, हेनरीज लॉ। तो टेम्परेचर, यस, नेचर ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर, प्रेशर इन द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, ठीक, ठीक है। हेनरीज लॉ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, किस गैस की बात हो रही है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ए एंड सी एट कांस्टेंट टी, सही है, पहला आंसर तो सही है इसका। यही तो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ यही तो है, एट कांस्टेंट टी सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसमें नेचर भी कांस्टेंट है, तो ए और सी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यह आंसर सही है। ए एंड बी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये गलत है। बी एंड सी ओनली गलत है, सी ओनली भी गलत है। ए एंड बी, ठीक है, ये भी सही है। इसके पहले दोनों ऑप्शन सही हैं। बी एन, तीनों पे डिपेंड करता है, तो एक चीज कांस्टेंट कर दे तो बाकी दोनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन बी एन सी ओनली नहीं हो सकता। नेचर पे डिपेंड करता है किस गैस की बात हो रही है, और सी मतलब सिर्फ टेम्परेचर, सिर्फ प्रेशर पे भी नहीं डिपेंड करता, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। बात समझ गए? Intermolecular forces between two benzene molecules are nearly of the same strength as between two toluene molecules. For a mixture of benzene toluene, which of the following are not true? ये सॉल्यूशन कैसा? आइडियल है। कैसा है? आइडियल है। आइडियल का मतलब राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग, ये सारी चीजें कैसी हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी, और राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा। तो ये सही है पहला, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन देख, सॉरी मतलब नॉट ट्रू बताना है, आर नॉट ट्रू। अच्छा सॉरी, मिटेगा, अच्छा मिट गया, वेरी गुड। नॉट ट्रू मतलब ये सही है वैसे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, तो फिर क्या है भैया आंसर? पहले दोनों तो आंसर नहीं थे, क्योंकि दोनों ट्रू से तो आंसर नहीं हो सकते। पूछा है क्वेश्चन में नॉट ट्रू। ये वाला क्या है? ये फॉल्स है। ये दिस विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग, ये तो राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो एजियोट्रॉप कैसे बनाएगा? तो ये आंसर सही है। एंड दीज विल नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, दे फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ये भी फॉल्स है। पहले दोनों ट्रू थे तो वो आंसर नहीं थे, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। नॉट वॉट का ध्यान दिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। चले चलो, थोड़ा रफ्तार बढ़ा रहा हूं मैं। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था? P0A
माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये था इसका फॉर्मूला। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे नहीं डिपेंड करते हैं, नंबर पे डिपेंड करते हैं। ठीक बात है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये भी सही है। It depends upon the concentration of a non-electrolyte solutes in a solution as well as on the nature of the solute। ये तो गलत हो जाएगा। नेचर पे कहां डिपेंड करता है? नहीं करता है। It depends upon the concentration of an electrolyte or a non-electrolyte solute in a solution as well as नहीं, नेचर पे नहीं डिपेंड कर सकता। नंबर पे ही डिपेंड करना है, नंबर पे डिपेंड करना है, नेचर पे नहीं करना है, नेचर पे नहीं करना है, नंबर पे करना है। इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड। इजी सवाल है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट अप क्या है? Van't Hoff factor I is given by the expression, Van't Hoff factor I is given by the expression, I याद करो नॉर्मल बाय एबनॉर्मल था, ये सही है, ये गलत है। ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, ये सही है, ये भी गलत है। दो ही सही हो सकते हैं इसमें, तो ठीक है, तो इजी है, तो सिंपल है। चले चले, तो इजी सवाल था। नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाँ आगे बच्चे ना, ठीक है ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मस्ट हैव द सेम, isotonic solutions must have the same solute density, elevation in boiling point, depression in freezing point। okay, interesting। डेंसिटी तो नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों में, मतलब देखिए वैसे आइडियली नहीं हो सकता, लेकिन इसमें आंसर ये लिखना पड़ेगा। आइसोटोनिक का मतलब पाई ए इक्वल टू पाई बी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सी ए इक्वल टू सी बी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बराबर है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बराबर है, तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या क्या आंसर हो सकता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। टेक्निकली वैसे यूजुअली हम वहां मोलैरिटी लेते हैं, लेकिन ठीक है चलेगा। अगला भी ऐसा सवाल लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ओके, माने एजियोट्रॉप की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एजियोट्रॉप की, एजियोट्रॉप की बात कर रहा है, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, वही एजियोट्रॉप बना सकते हैं। तो इसमें से नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है? ये तो नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर। वाटर है नॉन आइडियल, पॉजिटिव। ये कौन सा डिविएशन दिखाता है? नेगेटिव डिविएशन दिखाता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। ये भी नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। ये दोनों आइडियल वाले हैं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर इज 2 and 3। बढ़िया सवाल है। चले चलो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, अपलोड हो जाने दीजिए। थोड़ी बड़ी हो जाती है फाइल, तो थोड़ा वक्त लग जाता है कभी अपलोड होने में। ठीक है, इट्स गेटिंग अपलोडेड, गिव इट अ सेकेंड। चलें, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, मतलब पाई ए इक्वल टू पाई बी है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट नॉट रियली, सोल्यूट अलग अलग हो सकता है, सॉल्वेंट सेम होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर मेरे लिहाज से। एक बार चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। यह आंसर मेरे लिहाज से नहीं होगा। आइसोटोनिक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया हुआ था
पहला ऑप्शन दिया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, ये दिया हुआ था। ठीक, तो ये तो नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, यस। आइसोटोनिक है तो पाई ए इक्वल टू पाई बी। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम, सोल्यूट इज ऑलवेज सेम, सॉल्वेंट में भी डिफरेंट, ये भी नहीं है। सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, इनफैक्ट सोल्यूट सेम नहीं होने की जरूरत है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम, सॉल्वेंट शुड बी सेम। मैं जानता हूं हो सकता है इसका आंसर इसने दे रखा हो कि ये है आंसर, हो सकता है ये भी दे रखा हो, लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन मार्क है मेरा। सॉल्वेंट सेम होना चाहिए भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, सोल्यूट सेम नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर मैं कह रहा हूं कुछ फ्रेमिंग, सोल्यूट कैन बी डिफरेंट, सॉल्वेंट हैज टू बी सेम। सोल्यूट कैन बी डिफरेंट, सोल्यूट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट को सेम होना पड़ेगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। तो गिवन ऑप्शन में जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो 2 है, हो सकता है किताब में 3 भी दे दिया हो आंसर में तो चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 2 है जो गिवन ऑप्शंस कंडीशंस हैं। चले, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, फॉर बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस, आइडियल, ठीक है, द वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन सॉल्यूशन, टोटल यहां ध्यान देना, पीटी की बात हो रही है, पीटी की बात हो रही है। याद करो अगर ऐसा था, एक का ऐसे बनता था, मान लो पीए का, पीबी का ऐसा बना, और टोटल कैसा बनता था, ये पीटी था, पीए इक्वल टू पीबी, याद है आपको? ये इनमें से एक हो जाता, ये मान लीजिए आपका है पीए, ये आपका है पीबी, ये आपका था टोटल वाला। जीरो से तो नहीं शुरू होगा, जीरो से तो नहीं शुरू होगा। पहला ऑप्शन सही लग रहा है, दूसरा नहीं हो सकता। टोटल वेपर प्रेशर, तीसरा भी नहीं हो सकता, जीरो से नहीं शुरू हो सकता, और ये भी हो सकता है। तो चारों ऑप्शंस में 1 और 4 सही है। बढ़िया सवाल है, सवाल पढ़ना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन होगा और कर्व नहीं हो सकता और जीरो से नहीं शुरू होगा। चले, इजी सवाल है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं आज का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड व्हेन, ठीक है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वोलेटाइल लिक्विड। नॉन सॉलिड सोल्यूट के लिए बात होती है, ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज डिसॉल्व्ड, लिक्विड के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर वोलेटाइल लिक्विड, ऑल्दो नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी, बहुत कम आपको नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स मिलेंगे। तो अगर करना भी है तो 1 और 2 आंसर हो सकता है गिवन ऑप्शंस में से। ये वाले एग्जाम में आपके नहीं आते ज्यादा, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होती है। ये जेई एडवांस्ड में आता है इस तरह के सवाल जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। गैस और मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं हो सकते दोनों, एक को तो नॉन वोलेटाइल होना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो हम 1 और 2 में कर सकते हैं। ठीक, एक चीज मैं सोचा था और डिस्कस कर लेते हैं, मैं देखता हूं अगर पॉसिबल है। एसर्शन रीजन बेस्ड सवाल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा आप लोग के लिए फायदेमंद हो जाएगा। We can go there. It will take a second or two to just upload all of this. Match the following, ठीक है, ये सब तो आसान है, आप लोग कर लेंगे आराम से। ठीक है, सब इजी सवाल हैं, ये आप आराम से कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर भी देख लीजिएगा, मौका लगेगा तो मैं एक बार शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का अलग से बना लूंगा। मैं एसर्शन रीजन सोच रहा हूं कर लेता हूं, ये कर लेते हैं, इसमें कुछ अच्छे सवाल हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला क्या है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर से बदलती है, तो एसर्शन ट्रू है अपना। रीजन,
द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ये भी ट्रू है। और ये दोनों, इसका ऑप्शन क्या है, जिसका लॉजिक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, 1। बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मोलैलिटी होता तो नहीं होता, तो ये आंसर 1 है इसका। बोथ रीजन असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। When methyl alcohol is added to water, boiling point of water increases. When methyl alcohol is added to water, यहां पर ये क्या बनाता है, मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, तो ये H बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, H बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, पॉजिटिव डिविएशन होगा, Vp बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन घटेगा। ये पूरा लॉजिक है। H बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, पॉजिटिव डिविएशन होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा सॉल्यूशन का। तो ये असर्शन तो रॉन्ग है, ये फॉल्स है, नॉट ट्रू। रीजन, व्हेन अ वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड, ये भी फॉल्स है, ये नॉन वोलेटाइल होना चाहिए था, तो ये भी फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा 4। असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अगला क्या है, when NaCl is added to water, depression in freezing point is observed। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, डाल रहे हैं, ये ट्रू है, ठीक बात है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक बात है। रीजन असर्शन अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं। आगे देखता हूं कोई है क्या इसमें, और भी एक लास्ट सवाल है। When a solution is separated from the pure solvent by a semi-permeable membrane, the solvent molecules pass through it from pure solvent side to solution side। ठीक है, ये ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, ये ट्रू है। Diffusion of solvent occurs from a region of high concentration to a region of low concentration solution। Diffusion of solvent occurs from a region of high concentration, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज फॉल्स, सॉरी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। उसमें चेक कर लीजिए कौन सा है, तो बात आप लोग समझ जाएंगे। तो जितने भी, मतलब इसके साथ हमने सारे एमसीक्यूज टाइप 1, टाइप 2, मल्टीपल चॉइसेस और सिंगल चॉइस करेक्ट और रीजन असर्शन के सवाल किए। और जो बेसिक पर्पस था हमारा इन सवालों करने का, कि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए कि अप्रोच कैसे करना है। और बच्चों, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड्स के लिए मस्ट है, अगर आपको 85 प्लस लेके आना है, एग्जाम्पलर करना, और चैप्टर्स की एग्जाम्पलर भी मैं लेके आऊंगा। और भूलना नहीं है, मुझे उम्मीद है आप लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज 1 देख लिया होगा। फ्राइडे को या थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 2 दिन अगले, इस वीडियो को आप जब देख रहे हैं तो अगली बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 नेम रिएक्शंस और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ ही हाँ, मैं जल्दी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स की एग्जाम्पलर वीडियोस भी लेकर आऊंगा। और तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और दूसरी बात, अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक बढ़िया सा कमेंट ड्रॉप करके जाइएगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर उस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियोस, चाहे बोर्ड्स के हों चाहे जेई लेवल के हों, आपको मिल रहे हैं और ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों और अपने पीयर्स के साथ भी शेयर करिए। इसी के साथ मैं शिवार्थ आप सब लोग को बाय कहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।